जैसे देख लीजिए, साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग ने अभी तक साइक्लोहेक्सेन का सिर्फ चेयर फॉर्म देखे हैं, अब हम लोग उसका चेयर फॉर्म देखेंगे, बोट फॉर्म देखेंगे, बल्कि वो जितने जितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हम सब फॉर्म को एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का ये चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बन गया चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म को हम लोग और रोटेट करा दें, तो चेयर फॉर्म को रोटेट कराते ही हम लोग का बन गया हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म को और रोटेट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा बोट फॉर्म। तो ये सब फॉर्म को एक बार जस्ट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस एडवांस के लिए देखा जा सकता है। तो देखिए अब इसके बाद फिर इसको और घुमा देंगे तो ये चेयर फॉर्म भी है बना। तो देखिए ये बन गया हमारा चेयर फॉर्म। तो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म है। कैसे बन रहा है, इस फॉर्म को रोटेट कराते गए तो ये हमारा बन गया है हाफ चेयर फॉर्म। तो ये हो गया हाफ चेयर फॉर्म। उसके बाद और रोटेट कराएंगे तो बन जाएगा बोट फॉर्म, और रोटेट करा देंगे तो ये फिर से बन जाएगा हाफ चेयर फॉर्म। तो अब भन से बन गया है हाफ चेयर फॉर्म, और रोटेट करा देंगे तो ये भी बन जाएगा चेयर फॉर्म। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये चेयर फॉर्म इसको हम लोग टॉपिक में दिया जाएगा रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग में हम लोग ये टॉपिक में ध्यान देंगे कि चेयर फॉर्म को पहला बार रोटेट कराने के बाद हाफ चेयर बनता है। हाफ चेयर को रोटेट कराते हैं तो बोट बनता है, बोट के बाद फिर से हाफ चेयर के बाद फिर से चेयर। तो ये भी चेयर, ये भी चेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये चेयर इसका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, माने इसको जस्ट पलट देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसको चेयर बोलेंगे तो इसको करेक्ट बोलना है, इसको हम लोग इन्वर्टेड चेयर बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा करेक्ट है बोलना, ये इसका इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड चेयर बोले हैं। इन दोनों में ध्यान में रखना है कि इसको ए कॉन्फिगरेशन मान लिए, इसको बी मान लिए हैं। तो हमको एक पॉइंट याद में रखना है कि अगर ए में कोई भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है तो वही ग्रुप, चूंकि बी एकदम इन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक्सियल पोजीशन वाला ग्रुप इसका इन्वर्टेड पोजीशन पे होगा। एक्सियल पोजीशन का अपोजिट पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल एकदम इसका अपोजिट है, तो अपोजिट होने के कारण से यह इसका ग्रुप भी इस ग्रुप के अपोजिट होगा। अब यहाँ पे अगर कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो यहाँ पे वही ग्रुप उस एक्सियल पोजीशन का अपोजिट होना चाहिए। तो ये एक्सियल पोजीशन का अपोजिट होता है इक्वेटोरियल। इसका माने कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है तो वही ग्रुप यहाँ पे बन जाता है इक्वेटोरियल। यहाँ पे इक्वेटोरियल है तो वही ग्रुप यहाँ पे बन जाता है एक्सियल। तो ये चीज़ हमको याद करके रखना है कि एक्सियल ग्रुप बन जाता है इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल ग्रुप बन जाता है एक्सियल जब चेयर का फ्लिपिंग होता है। तो रिंग का एकदम 360 डिग्री 180 डिग्री फ्लिप कर देने पे इन्वर्टेड चेयर बनता है, और इन्वर्टेड चेयर में एक्सियल बन जाता है इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बन जाता है एक्सियल। अब जैसे क्वेश्चंस में जनरली जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में हमको के इक्विवेलेंट का क्वेश्चन मैग्नीट्यूड दिया जाता है कि हमको कुछ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, उस मॉलिक्यूल में हमको के इक्विवेलेंट का वैल्यू बोलना है। तो अब के इक्विवेलेंट हम लोग ऑर्गेनिक, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल का के इक्विलिब्रियम का पॉजिटिव वैल्यू होता है कि के इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिए, के इक्विलिब्रियम होता है के ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को जब हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम कब इक्वल होगा 1? के इक्विलिब्रियम 1 के इक्वल तब हो जाएगा जब के इक्विलिब्रियम 1 के बराबर तब हो जाएगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर है हमारे पास तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1। लेकिन वहीं पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से तो हमारा के इक्विलिब्रियम बन जाएगा मोर देन 1। वहीं पे अगर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो हमारा बन जाएगा के इक्विलिब्रियम लेसर देन 1। तो इस क्वेश्चन में ये इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में कैसे है, ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, ए बी का एकदम इन्वर्टेड फॉर्म है। ये चेयर फॉर्म है तो ये भी चेयर फॉर्म है, लेकिन ये चेयर फॉर्म तो ये इसका इन्वर्टेड चेयर फॉर्म। इन्वर्टेड चेयर फॉर्म कैसे बना था, पहले वो हाफ चेयर बनेगा, फिर बोट बनेगा, फिर हाफ चेयर बनेगा, फिर जाके इन्वर्टेड चेयर बनेगा। तो वही इन्वर्टेड चेयर है। इन्वर्टेड चेयर में रूल क्या है पढ़े हम लोग,
कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता है तो वही ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है हमारा एक्सियल पोजीशन पर, तो मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस चेयर फॉर्म में, और इस चेयर फॉर्म में मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे। तो जब इन्वर्टेड चेयर बनेगा तो यही आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल से बन जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। तो देखिए यही इक्वेटोरियल आइसोप्रोपाइल ग्रुप एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया है और बन गया है एक्सियल पोजीशन पे। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया है एक्सियल पोजीशन पर। लेकिन वही जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक्सियल था, यहाँ पे बन गया है इक्वेटोरियल। क्यों इक्वेटोरियल बन गया है? क्योंकि ये स्लैंट लाइन में बन गया है। तो स्लैंट लाइन में बन जाने के कारण से ये बन गया है इक्वेटोरियल। तो यही हमको याद रखना है, अगर कोई ग्रुप इक्वेटोरियल होता है तो रिंग फ्लिपिंग के कारण से, खुद देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल था तो यहाँ पे एक्सियल बन गया है, यहाँ पे एक्सियल था तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बन जाए। तो रिंग फ्लिपिंग के कारण से इक्वेटोरियल ग्रुप एक्सियल बन जाता है और एक्सियल ग्रुप इक्वेटोरियल बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसको नंबर कर देंगे, ये हो जाएगा नंबर 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे फिर से नंबर कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप, अगर फर्स्ट पोजीशन वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो वही आइसोप्रोपाइल ग्रुप इन्वर्टेड चेयर में एक्सियल पोजीशन पे बन जाएगा। क्योंकि इन्वर्टेड चेयर एकदम चेयर का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने के कारण से ये है, अगर कोई ग्रुप एक्सियल पे है तो वो इक्वेटोरियल बन जाता है, लेकिन कोई ग्रुप इक्वेटोरियल हो तो एक्सियल बन जाता है। तो ये ग्रुप इक्वेटोरियल था तो ये बन गया है एक्सियल, ये ग्रुप एक्सियल था तो ये बन गया है इक्वेटोरियल। यहाँ पे ये ग्रुप इक्वेटोरियल है तो ये बन गया है एक्सियल, ये ग्रुप एक्सियल है तो ये बन गया है इक्वेटोरियल। तो देखिए अब हमको बताना है किसका के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा। तो के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा, इसका हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसके लिए बस हम लोग एक ही चीज़ को ध्यान में देंगे कि बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो बस बात एक ही है, यहाँ पे एक्सियल था, यहाँ पे इक्वेटोरियल हो गया। अब हमको बताना है के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम का रूल है कि के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 कब होगा? के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 तब होगा जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। के इक्विलिब्रियम मोर देन 1। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 कब होगा? के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 तब होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए रिएक्टेंट के, तब के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। के इक्विलिब्रियम बराबर 1 कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये तीनों केस है जब प्रोडक्ट का, देखिए के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया, और न्यूमरेटर के बढ़ते ही हमारा रेशियो 1 से ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्ट के बढ़ते ही के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर, तो वैल्यू 1, तो वैल्यू आ गया 1। लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बराबर हो जाए, माने रिएक्टेंट प्रोडक्ट से बड़ा हो जाए, तो हमारा फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा, तो लेस देन 1। तो ये रूल हमको तीनों फार्मूला याद नहीं करना है, बस लॉजिक यूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा है माने प्रोडक्ट कम है तो के इक्विलिब्रियम कम होगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा बनेगा, और जिसका स्टेबिलिटी कम वो कम बनेगा। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, माने प्रोडक्ट भी बन रहा है तो रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन वो ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल। अब कौन ज़्यादा स्टेबल? यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन पे। तो एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पोजीशन, फिर से एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पोजीशन। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। एक इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, यहाँ भी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। तो लोग कौन ज़्यादा स्टेबल? तो जब हम लोग अटक जाते हैं, तो जब दोनों ग्रुप में दिखता है कि दोनों ग्रुप बराबर स्टेबिलिटी का लग रहा है, तो जब दोनों ग्रुप बराबर स्टेबिलिटी का लगता है तब हम लोग बल्की ग्रुप के साथ काम करते हैं। कैसे? यहाँ पे बल्की ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप भी बल्की होता है लेकिन इससे ज़्यादा बल्की ग्रुप है, तो ज़्यादा बल्की ग्रुप के साथ काम करेंगे। ज़्यादा बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ज़्यादा बल्की ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे, ज़्यादा बल्की ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ज़्यादा बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, ज़्यादा बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, माने ज़्यादा बल्की ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पे। ये पोजीशन अनस्टेबल होता है एक्सियल पोजीशन, तो चूंकि ज़्यादा बल्की ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पर है तो ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। और ये चूंकि यहाँ पे ज़्यादा बल्कि ग्रुप स्टेबल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो ये हो गया स्टेबल, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल। ये स्टेबल तो ये ज़्यादा बनेगा, ये अनस्टेबल तो कम बनेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा कौन बना? ये है स्टेबल, ये है अनस्टेबल। तो ये स्टेबल तो रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट कम।
प्रोडक्ट कम होता है तो के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट कम होता है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बस स्टेबिलिटी की मदद से करना है। एक्सियल इक्वेटोरियल चेक करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप अनस्टेबल, एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप स्टेबल। यहाँ पे देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो एक स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, किसके साथ काम करेंगे? बल्की ग्रुप के साथ काम करेंगे। बल्की ग्रुप कौन है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल, एक्सियल पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लेस स्टेबल। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा एक ही चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि हमको इस मॉलिक्यूल में आइसोप्रोपाइल भी दिख रहा है, मिथाइल भी दिख रहा है। मिथाइल तो है स्टेबल पोजीशन पे लेकिन आइसोप्रोपाइल है अनस्टेबल पोजीशन पे। यहाँ पे मिथाइल अनस्टेबल पोजीशन पे लेकिन आइसोप्रोपाइल अनस्टेबल पोजीशन पे। तो किसके साथ काम करें? आइसोप्रोपाइल के साथ काम करें कि मिथाइल के साथ काम करें? क्योंकि एक में एक स्टेबल तो दूसरा अनस्टेबल, फिर एक स्टेबल तो दूसरा अनस्टेबल। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है किसके साथ काम करना है। तो जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कन्फ्यूजन अराइज हो तो ऑलवेज हम लोग बल्की ग्रुप के साथ काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रीज़न बल्की ग्रुप के साथ काम करने का रीज़न ये है कि छोटा वाला ग्रुप जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप यहाँ पे स्टेबल पोजीशन पर है। तो मान लीजिए छोटा ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है +5 का, और बड़ा सा ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन, छोटा ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पर है। तो छोटा ग्रुप अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है -5 का। अनस्टेबिलिटी को नेगेटिव साइन पकड़िए। छोटा ग्रुप अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है -5 का। बड़ा सा ग्रुप स्टेबल पोजीशन पर है तो बड़ा सा ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा +15 का। तो नेट रिजल्ट कितना आया? +10। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पे, अनस्टेबल माने नेगेटिव और स्टेबल माने पॉजिटिव। छोटा ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे, तो स्टेबल पोजीशन पे तो स्टेबल पोजीशन पे प्लस और अनस्टेबल पोजीशन पे माइनस। चूंकि छोटा ग्रुप है स्टेबल पोजीशन पे तो वहाँ पे प्लस डालेंगे, स्टेबल है तो प्लस, लेकिन छोटा है तो +5। छोटे के लिए 5, बड़े के लिए 15। तो छोटे के लिए 5 तो +5 डाल दिए। ये हम लोग ऐसे ही कोई भी डेटा उठा के देख रहे हैं। तो छोटा ग्रुप के लिए +5, बड़ा सा ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पे, अनस्टेबल पोजीशन माने माइनस, लेकिन चूंकि बड़ा सा ग्रुप है तो -15। तो यहाँ पे कर देंगे -15। तो नेट रिजल्ट कितना आ रहा है? -10। यहाँ पे आया +10 माने स्टेबल, -10 माने अनस्टेबल। तो हमको को अगर इस तरह से भी करें तो भी हमको ये स्टेबल मिल रहा है और ये अनस्टेबल मिल रहा है। माने रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट कम स्टेबल है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट अनस्टेबल। प्रोडक्ट अनस्टेबल तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मैंने रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू <1 होगा। तो ये रीजन होता है। उसको शॉर्टकट करने का रीजन क्या है? बल्की ग्रुप के साथ देखिए, यहाँ पे बल्की ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे तो ये स्टेबल, बल्की ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पे तो ये अनस्टेबल। ये अनस्टेबल तो कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा तो के इक्विलिब्रियम <1। यहाँ पे देखिए बल्की ग्रुप, एक बल्की ग्रुप है स्टेबल पोजीशन पर, एक देखिए एक बल्की ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दोनों का बल्कीनेस बराबर, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप होगा तो दोनों का बल्कीनेस भी बराबर होगा। तो ये यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे माने ये स्टेबल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन माने अनस्टेबल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन माने स्टेबल पोजीशन। एक अनस्टेबल एक स्टेबल, एक अनस्टेबल -15 देगा तो दूसरा स्टेबल +15 देगा। क्यों? दोनों बल्कि है, दोनों बल्कि है तो दोनों का वैल्यू भी सेम देना पड़ेगा। एक को -5 यहाँ पे +15, एक को 5 दिए, दूसरे को 15 यहाँ पे क्यों दिए? क्योंकि 5 दिए थे मिथाइल ग्रुप को, 15 दिए तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को। क्यों? क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप बड़ा है तो उसको वैल्यू भी दिए बड़ा वाला 15। मिथाइल ग्रुप छोटा है तो उसको वैल्यू भी दिए छोटा वाला जो -5 दिए। तो यहाँ पे 5 दिए मिथाइल के लिए, 15 दिए आइसोप्रोपाइल के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों आइसोप्रोपाइल दोनों बड़ा है तो दोनों के लिए बड़ा वैल्यू, सेम वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। एक -15 दूसरा +15 तो 0। यहाँ भी एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो +15, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे तो -15, तो +15 -15 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब ये कि ये जितना स्टेबल होगा ये भी उतना ही स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पे, दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे, क्योंकि एक एक्सियल पोजीशन दूसरा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे भी तो वही बात हो रहा है, यहाँ पे भी एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, तो यहाँ भी एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, तो एक अनस्टेबल दूसरा स्टेबल, एक अनस्टेबल दूसरा स्टेबल, दोनों का बल्कीनेस बराबर। तो दोनों का बल्कीनेस बराबर तो क्या अब किसके साथ काम करेंगे? जब एक छोटा एक बड़ा होता था तब हम लोग बड़े बल्की ग्रुप के साथ काम करते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों का बल्कीनेस बराबर है तब हम लोग किसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तब हम लोग लास्ट फाइनली ये बोलेंगे कि दोनों का स्टेबिलिटी बराबर, दोनों का स्टेबिलिटी बराबर माने जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट बनेगा। तो जितना प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये बात हम लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे।
तो इस तरह से के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जब आ जाए तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं हम। अब हम लोग रिंग फ्लिपिंग में एक स्पेशल केस देखेंगे। रिंग फ्लिपिंग में स्पेशल केस ये देखना है कि मान लीजिए जनरली ऐसा केस नहीं देखने में मिलता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब ऐसा केस दिख जाता है। जैसे दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है, OH और OH दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हमारा चेयर फॉर्म, ये बन गया बोट फॉर्म। तो इसमें के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है 1 से। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों बन रहा है? देखिए चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है। चेयर फॉर्म में एक एटम के साथ जुड़ा है OH, एक एटम के साथ जुड़ा है OH। जब चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में बना तो बोट फॉर्म में भी है OH, बोट फॉर्म में भी है OH, लेकिन बोट फॉर्म के बनते ही चेयर फॉर्म में क्या था, एक ग्रुप ऐसे था, ये है चेयर, ये चेयर। अब चेयर दिख रहा है हम लोगों को, चेयर कैसे हो गया ये देख लीजिए, इस तरह से चेयर, ये है बैठने का सीट, ये है पैर रखने का जगह, और ये हो गया चेयर। तो चेयर फॉर्म में एक ग्रुप लेफ्ट साइड में तो दूसरा ग्रुप राइट साइड में। तो चेयर फॉर्म में एक ग्रुप इधर तो दूसरा ग्रुप इधर। तो चूंकि दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में होता है चेयर फॉर्म में, तो चेयर फॉर्म में OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में होने के कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत दूर बन जाएगा, और दूरी चूंकि बढ़ जाएगा तो दूरी बढ़ते ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो इस चेयर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन जब भी ये दोनों ग्रुप एक साइड आ गया है, देखिए ये भी इधर आ गया है, ये भी इधर आ गया है, तो बोट फॉर्म में दोनों ग्रुप एक साइड इस तरह से, तो ये बन गया हमारा बोट। तो चेयर फॉर्म में ये चूंकि इधर था तो एक हाइड्रोजन इधर का और इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा चेयर फॉर्म में, लेकिन बोट फॉर्म में दोनों ग्रुप ऐसे आ गया है। जब भी दोनों ग्रुप ऐसे बन गया है बोट फॉर्म में, तो इसके बीच में और इसके बीच में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे? ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन के कारण से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन के कारण से ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल बन गया, तो ये मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट स्टेबल बन गया है। प्रोडक्ट को स्टेबल बनते ही के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। वो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से तब ज़्यादा होता है अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि ये स्पेशल केस था जिसमें हमको ये बात ध्यान में रखना है कि कब जब OH का बोट फॉर्म चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब जैसे देखिए हमको ये दो चेयर फॉर्म दिया गया है, ये भी एक चेयर फॉर्म है, ये भी एक चेयर फॉर्म है। तो ये चेयर, तो ये इन्वर्टेड चेयर में रूल क्या होता है, अगर ये यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो ये एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे मान लिए तो इसको एक्सियल पोजीशन पे मान लिए। क्वेश्चन में हमको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में हमको कुछ लिस्ट दे दिया गया है। लिस्ट में है A, B, C और D। A में दे दिया हाइड्रोजन, B में दे दिया है CH3, B में दे दिया है CH2CH3। अब इनको हमको कंपेयर करना है, और यहाँ पे दे दिया है के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे दिया है 50, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे दिया 1, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे दिया 100। इसको हमको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का मीनिंग है कि R ग्रुप को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कभी R ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर R ग्रुप के जगह पे हाइड्रोजन रख दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन। अब जब ये हाइड्रोजन इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, तब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, हाइड्रोजन के जगह पे हटा के मिथाइल को रख दिए, यहाँ पे मिथाइल रख दिए तो यहाँ पे मिथाइल नीचे आ जाएगा। तो मिथाइल जब इक्विलिब्रियम आगे बढ़ा, मैंने ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, मैंने इस मॉलिक्यूल में मिथाइल ऊपर था, इस मॉलिक्यूल में मिथाइल नीचे आ गया है। तो मिथाइल के ऊपर से नीचे आने पर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू में क्या चेंज आया है? के इक्विलिब्रियम का वैल्यू में कब चेंज आता है? के इक्विलिब्रियम का वैल्यू के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आने का प्रोबेबिलिटी अच्छा क्वेश्चन है, आने का प्रोबेबिलिटी कम है। इसमें क्वेश्चन में हमको ये याद रखना है कि के इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल्कीनेस, जो ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा उसका के इक्विलिब्रियम बड़ा होगा। क्यों?
बड़ा ग्रुप के लिए फ्लिपिंग बहुत इजीली हो जाएगा। इसलिए बड़ा ग्रुप के अगर यहाँ पे बड़ा ग्रुप जोड़ देते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन के जगह पे CH2 CH3 को जोड़ दिए, तो इथाइल ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बल्कि ग्रुप बहुत इजीली फ्लिप कर जाएगा। चूंकि बड़ा ग्रुप बहुत इजीली फ्लिप कर जाता है तो उसका प्रोडक्ट बहुत इजीली बन जाएगा, और प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। इसलिए हमको ये रूल याद रखना है कि के इक्विलिब्रियम बल्कीनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माने जो ग्रुप सबसे बड़ा, वो ग्रुप का के इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा होगा। तो CH2 CH3 का वैल्यू हो जाएगा 100, CH3 का वैल्यू हो जाएगा 50, हाइड्रोजन का वैल्यू हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में बल्कीनेस है ही नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन में बल्कीनेस है ही नहीं तो उसका रहना और ना रहना एक ही बात है, इसलिए उसका जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट बने। लेकिन इथाइल ग्रुप सबसे बल्कि ग्रुप था उस लिस्ट में, तो सबसे बल्कि ग्रुप फ्लिपिंग अच्छा से कर लेगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो भारी है, और वो रिंग पहले से ही, देखिए रिंग है कि रिंग इस तरह से है और रिंग इन्वर्ट हो जाएगा, मैंने रिंग उलटना चाह रहा है। अब यहाँ पे नीचे में एक भारी चीज़ को जोड़ दीजिएगा तो बहुत जल्दी उलट जाएगा। तो इसलिए जो ग्रुप बल्कि होता है वो ग्रुप बहुत इजीली रिएक्टेंट को आगे प्रोसीड कर देता है। इसलिए जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप उतना इजीली रिंग को फ्लिप कर देगा, और रिंग को फ्लिप करते ही ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप ज़्यादा इजीली फ्लिप बनेगा तो ज़्यादा इजीली प्रोडक्ट बनेगा, और इजीली प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट इजीली बन रहा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो उसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लेंगे।